हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेजरिंग यूनिट्स पर ही है। मेजरिंग यूनिट्स पर अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोगों ने ग्लासवेयर को किस तरीके से मेजरमेंट कर रहे होते हैं ग्लासवेयर के हिसाब से, वो लेक्चर लिया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ यूनिट्स देखे थे जिसमें मोलैरिटी थी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन थी और हमारी फ्रैक्शनल था। हाँ, अभी हमारा फ्रैक्शन था। आज भी हम मेजरिंग यूनिट के ही कुछ और यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने तरीके के मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, हम उसको किस तरीके से डिस्कस कर, मतलब कब कौन सा मेजरिंग यूनिट यूज किया जाता है, हम कौन सी यूनिट को यूज करते हुए एज पर योर नीड, एज पर योर डिमांड ऑफ योर कैलकुलेशन आप अपनी मेजरिंग यूनिट को डिसाइड करती हैं। आपको कितने लो लेवल तक जाना है उस बेसिस पर आप अपनी मेजरिंग यूनिट डिसाइड कर रही होती हैं। तो आपका मेजरिंग यूनिट प्योरली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी नीड क्या है। ओके, तो मोस्टली जो हम कंसंट्रेशन यूनिट्स यूज करते हैं वो हमारे पास नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंट सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ppm और मोल फ्रैक्शन होता है। आउट ऑफ दैम मोलैरिटी, मोलैलिटी और परसेंट सॉल्यूशंस तो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा भी परसेंट सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और मोल फ्रैक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हम कुछ इन 8 को मेजरली डिस्कस करेंगे। अदरवाइज और भी यूनिट्स होते हैं, कुछ इसके उसको करने के कुछ डिफरेंट तरीके भी होते हैं, मिली मोल्स भी होते हैं। इन्हीं को अगर हम थोड़ा थोड़ा और चेंज करते रहें तो हमारे पास और यूनिट भी बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो बेस लाइन यूनिट्स हैं वो मोस्टली यही है। और फिर मोल के अंदर ही हम थोड़ी थोड़ी वेरिएशन लेकर आते रहते हैं, तो हमारे यूनिट जो है वो वेरी करते रहते हैं। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी आप सभी से फेमिलियर होंगे, आप सभी इसको जानते होंगे। तो आप में से कोई मुझे वेट के ऊपर काम कर रहे हो या इक्विवेलेंट के ऊपर बात कर रहे हो, इक्विवेलेंट मोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर वो हमारी नॉर्मेलिटी बनती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट पर 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। जितने आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स लेंगे उसको जब आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो तब वो जाके नॉर्मेलिटी बनेगी। नॉर्मेलिटी का नॉर्मल अगर मैं इसको बहुत मैं शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं तो अगर आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें n से, n क्या है कि जितने आपकी इक्विवेलेंसी है, यानी कि अगर आप उसकी बात करें H2SO4 की बात करें तो आपका H2SO4 जो है वो इक्विवेलेंट वेट उसका जो आपका आता है वो 2 आता है। अगर आप HCl की बात करें तो 1 आता है, यानी कि उसके अंदर 1 प्रोटॉन देने की सलाहियत होती है। H2SO4 में 2 की सलाहियत होती है। NaOH की बात करें तो उसके अंदर 1 हाइड्रोक्सिल की सलाहियत होती है। अगर आप इसी तरीके से अगर आप हर एक एसिड या बेस के ऊपर जाएं तो जितनी उसके अंदर प्रोटोनेशन की या जितनी उसके अंदर हाइड्रोजन छोड़ने की या हाइड्रोक्सिल की सलाहियत होती है, जितनी उसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो उसकी आप उसके जरिए आप उसकी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना। तो नंबर तो जो आपका मोल इक्विवेलेंस होता है, एसिड की बात करें या बेस की बात करें, उसको आप हमेशा डिटरमिन करती हैं उसके नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस से। तो ये जो N होता है ये वो नंबर होते हैं जो कि उसकी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव या इक्विवेलेंट की आप बात कर लें या वो होती हैं। उसको जब आप उसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मेलिटी हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम एसिड सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो उसके अंदर ये छोटा सा इसका प्रॉब्लम अगर आप इसको देख लें तो ये जो हमारे पास n है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइडेड बाय अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन एसिड। सही है। अगर आपके पास 3 मोल H2SO4 है और उसके अंदर आपके पास 6 नॉर्मल H2SO, तो वो किसके बराबर होगा? 6 नॉर्मल H2SO4 के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मोलैरिटी इनटू n जो होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, और n क्या है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल। H2SO4 में 2 प्रोटॉन छोड़ने की सलाहियत होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देख लें तो आपके पास नॉर्मेलिटी का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं? 2, क्योंकि H2SO4 है। H2SO4 2 प्रोटॉन छोड़ सकता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 3। तो जब आप इससे मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6। इसका मतलब है कि मोलैरिटी इसकी 3 थी लेकिन नॉर्मेलिटी इस H2SO4 की 6 है।
सिमिलरली अगर आप NaOH अगर आप उसकी बात करें, बेस की बात करें, तो एसिड के केस में जहां हम प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं, बेस की केस में वहीं हम हाइड्रोक्सिल आयंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप बेस सॉल्यूशन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेंगे आपके फॉर्मूला यूनिट से, वो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहलाएगा। अगर आप 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो NaOH दो हाइड्रोक्सिल दे सकता है। तो हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो N इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 1 मोलर सोल्यूशन था वो अब 2 नॉर्मल सोल्यूशन के हिसाब से देख रहे हैं हम, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का ये फर्क है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी जो है वो कभी भी मोलैरिटी से कम नहीं आ सकती, या तो मोलैरिटी के बराबर आएगी या मोलैरिटी से ज्यादा आएगी। नॉर्मेलिटी कैन नेवर बी लेस देन मोलैरिटी। अब अगर लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास 1 मोलर NaOH है, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? मैंने कहा आपके पास 1 मोलर NaOH है, उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी बता दो उसकी जो होगी। और कोई? जी, 1 ही होगी, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक अगर हमारे पास मोलैरिटी 1 है और NaOH का तो इक्विवेलेंट वेट भी 1 ही निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब उसकी अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगी तो उसको अगर आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना जान लें कि जो NaOH है आपका वो एक हाइड्रोक्सिल छोड़ने की सलाहियत रखता है, तो वो 1 है। फॉर्मूले के मुताबिक N इज इक्वल टू N, वो जो इक्विवेलेंस है वो 1 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इसकी ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहता है। अच्छा, अगर हमारे पास 2 मोलर HCl है तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 मोलर H और कुछ? जी 2 होगी, क्योंकि इसकी मोलैरिटी 2 थी। अगर मेरे पास 0.5 मोलर HNO3 है तो इसकी मोलैरिटी इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? जी 0.5। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन छोड़ने की सलाहियत है। ये बात याद रखिएगा कि आप उसके फॉर्मूले वेट को देखें, आप ये देखें कि वो कितने प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल छोड़ सकता है, जितने वो दे सकता है उसके हिसाब से उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी के या तो बराबर होगी या मोलैरिटी से ज्यादा होगी, वो कभी भी मोलैरिटी से कम नहीं हो सकती। गॉट इट? आगे चलें। ओके, फिर
यहाँ पर अगर हम देखें कि मास और मास परसेंटेज, जैसे कि वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं, तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है कि जब हम किसी मास को मास में से ही पता करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब आप अपना कोई प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन बना रहे हो या आप अपनी ग्रेविमेट्री कर रहे हो, ग्रेविमेट्री खास तौर पे जब आप जितने भी ग्रेविमेट्री के एक्सपेरिमेंट्स करती हैं वो वेट बाय वेट की एग्जांपल होती है। उसमें होता कुछ इस तरीके से है कि आप अपना वेट ऑफ अ एनालाइट पता कर रही होती हैं और उसको वेट ऑफ अ परसेंटेज से कंपेयर कर रही होती हैं। लेट सपोज आपको टैंक का साशे दिया गया और उसके अंदर आपको आपके पास 5 ग्राम टैंक का मटेरियल निकला। अब आपको टीचर ने कहा कि आप ऐसा करें, इसमें से कंटेंट बता दें विटामिन सी की। वैसे तो विटामिन सी को हम वॉल्यूम के जरिए पता करते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रेसिपिटेट बनाएं और उस प्रेसिपिटेट का वेट लें और इस टोटल के वेट में से उसकी परसेंटेज पता करें, तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज की एग्जांपल होती है। इसमें ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट ऊपर होते हैं, ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर से आप पता कर रही हो उसके ग्राम्स आप नीचे रखती हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हैं, तो ये वेट बाय वेट की एग्जांपल होती है। तो इसके अंदर हम सॉलिड को पता कर रहे होते हैं अपने सॉल्यूशन में से, या सॉलिड पर सॉलिड का हम जब सिस्टम ले रहे होते हैं, यानी कि जब आप अगर आप लेट सपोज विटामिन सी को भी कर रही हो तो आप उसको पहले वाटर में सॉल्युबलाइज करेंगी, फिर आप उसका कुछ सोल्यूशन के जरिए आप उसको प्रेसिपिटेट आउट करके पता करेंगी। तो ये आपके पास हमेशा बात याद रखिएगा कि इसमें आप ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को पता कर रही होती हैं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, इसलिए ये वेट बाय वेट कहलाता है। और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते हैं, तो इसलिए परसेंटेज का यूनिट बन जाता है। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज आपकी हमेशा, जब दोनों ही आप सॉलिड के अंदर पता कर रही हो या इसको सॉलिड के यूनिट पे पता कर रही हो, तो वेट बाय वेट का परसेंटेज ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब अगर हम देखें हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, कि जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वॉल्यूम्स में है, दोनों ही लिक्विड्स में है, तो हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है ये। इस मेथड के अंदर हम लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे पता कर रहे होते हैं, यानी कि आप ये भी पता कर सकती हैं कि आपके पास किसी भी लिक्विड के अंदर कितना कोई दूसरा सॉल्वेंट मौजूद है, यानी कि या आप ये भी पता कर सकती हैं कि आपके पास वाटर के अंदर कितना क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, तो आप लिक्विड बाय लिक्विड के ऊपर काम कर सकती हैं। इसके अंदर आपके पास जो सॉल्यूट होता है वो भी वॉल्यूम में होता है और जो सोल्यूशन होता है वो भी वॉल्यूम में होता है। उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करती हैं तो परसेंटेज का यूनिट लग जाता है। और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाती है, जिसके अंदर दोनों ही वॉल्यूम में होते हैं, हमारे पास सोल्यूशन भी और आपका सॉल्यूट भी दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाती है।
उसके बाद हमारे पास जो यूनिट आता है वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। ये यूनिट, मेरी बात माने तो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जैसे पानी होता है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर चलने वाला यूनिट है। अभी सेकेंड ईयर में आप जितनी लैब्स करेंगी आपको इसकी बहुत हेल्प रहेगी। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर लेवल्स पर आप लैब्स करेंगी तो आपको इसकी बहुत अहमियत रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट अगर मैं किसी को कहूँ तो वो ये, इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं पहले आप लोगों को की बता देती हूँ। की समझ आने से आप लोगों को ये यूनिट और आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ पीपीएम की, यहाँ मैं पी लिख देती हूँ तो ये पीपीएम को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ मैं परसेंटेज लिख देती हूँ। अब क्योंकि परसेंटेज आप लोगों को आसानी से समझ आ गई है तो मैं पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा देती हूँ। अगर मेरे पास 1 पीपीएम है, आप इससे इसका फर्क समझ जाइएगा कितना बड़ा फर्क है। अगर मेरे पास 1 पीपीएम है तो ये बराबर होता है इसके 0.0001 परसेंटेज के। अब आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको चूंकि परसेंटेज समझ आ गई है तो अब आप ये डिफरेंस समझ सकती हैं कि परसेंटेज टू पीपीएम क्या फर्क है, मतलब पीपीएम क्या चीज है। ये आपको इस डिपिक्शन से समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास लेट सपोज 0.01 पीपीएम है तो ये बराबर होता है, अगर मेरे पास 0.01 परसेंटेज है, सॉरी, अगर मेरे पास 0.0, अगर मेरे पास, मैं फिर उल्टा ही बता देती हूँ ताकि आसानी रहे। अगर मेरे पास 100 पीपीएम है तो वो बराबर होगा 0.01 परसेंटेज। अब बताने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर मेरे पास परसेंटेज 0.01 है तो वो 100 पीपीएम के बराबर है। अगर 1 पीपीएम है तो वो 0.001 परसेंटेज के बराबर है। इन कन्वर्जन्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को परसेंटेज समझ आ गई है तो इस कन्वर्जन से आपको पीपीएम बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम पीपीएम को जरा सा समझ लेते हैं। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये पहला पी जो है वो पार्ट्स का है, दूसरा पी जो है वो पर, और एम जो है वो मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियंथ हिस्सा जो है, एक हिस्सा मिलियंथ का, मतलब जब 1 एक्सपोनेंट 6 हो, एक मिलियन चीज हो, उसमें से जो एक हिस्सा है वो पार्ट्स पर मिलियन है। इसका मतलब है कितना छोटा यूनिट है, आप किसी चीज को कितनी बारीकी से देख रही हैं कि जब आप 1 मिलियन में से उसका एक हिस्सा ऑब्जर्व कर रही हैं तो वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। पीपीएम जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर मैं कह रही हूँ डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसका क्या मतलब हुआ? डायमेंशन, जी बोलिए। तो जी जी जी, पार्ट्स पर मिलियन का एसएच कोई यूनिट नहीं होता, ये खुद ही अपना यूनिट है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जितनी भी चीजें डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता। इसका भी यूनिट ना होने की वजह ये है कि ये भी हम रेशो देख रहे हैं ना, किसी में किसी का मिलियन में एक हिस्सा, इसका मतलब है डिनोमिनेटर इसका मिलियन है, न्यूमिनेटर ये खुद है। तो अब उसको जब आप रेशो में देखती हैं तो ये बात याद रखिएगा, रेशो वाली चीजों के यूनिट नहीं होते क्योंकि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल होने की वजह से उनका यूनिट नहीं बचता। तो जितने भी चीजें रेशो के हिसाब से देख रहे होते हैं उनके यूनिट्स नहीं होते। जैसे परसेंटेज का यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे होते हैं, यूनिट नहीं होता। पार्ट्स पर मिलियन का भी सिमिलर केस है, इसका भी यूनिट नहीं होता। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है।
एक पीपीएम जो होता है वो इक्वल होता है 1/1 एक्सपोनेंट -6 ऑफ द होल के। ये जो पूरा का पूरा है उसको जब आप 1 एक्सपोनेंट 6 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट जो होगा वो उसका 1 मिलियन कहलाएगा, वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। तो इसको अगर आप इजीएस्ट वे में समझें, क्योंकि आपको परसेंटेज समझ आ गई है, तो जब आपको पीपीएम में ज्यादा परेशानी हो रही हो तो आप क्या करें, उसको परसेंटेज के रेफरेंस में देखें। परसेंटेज तो बहुत आसान यूनिट है। अगर किसी टीचर ने आपको कहा है कि 100 पीपीएम सोल्यूशन बना लें, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप 0.01% का सोल्यूशन बनाए तो 100 पीपीएम बन जाएगा। लेकिन आपको पीपीएम का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 पीपीएम का सोल्यूशन बनाए तो आप 0.001% का बना लें तो 1 पीपीएम बन जाएगा। आप पीपीएम को परसेंटेज से इक्विवेलेंट कर सकती हैं बाय दीज टर्म्स। लेकिन ये बात याद रखिएगा, पीपीएम इज 1 एक्सपोनेंट 6 पर ये जब बात जाती है तो वो पीपीएम बनता है। अच्छा, पीपीएम के भी बहुत से टाइप्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो परसेंट है उसको आप जब भी नोटेट करेंगी वो परसेंटेज के यूनिट से नोटेट करती हैं, यानी कि स्लैश ऊपर नीचे 2 डॉट्स को परसेंटेज होती है जो एक्सपोनेंट -2 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आप इसको 100 में देख रहे होते हैं, यानी कि 100वां हिस्सा किसी चीज का वो परसेंटेज है। किसी चीज को जब आप 100 में से देख रहे होते हैं तो वो परसेंटेज कहलाती है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंट -2 कोफिशिएंट होता है इसका, आप इसको इससे नोटेट करते हैं। पर मिली के बारे का मतलब होता है कि जब आप उसको इस सिंबल से नोटेट करें, लेकिन ये 1000 में से देखा जा रहा होता है। जब किसी चीज को आप 1000वें हिस्से में से देख रहे होते हैं तो पर मिली कहलाता है। फिर आपके पास आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप पीपीएम से नोटेट करती हैं, और ये एक्सपोनेंट -6 कोफिशिएंट के ऊपर जा रहा होता है। जब आप किसी चीज को उसके मतलब 1 मिलियन पार्ट में से देख रही होती हैं तो वो एक्सपोनेंट -6 कोफिशिएंट है। पीपीएम उसका नोटेशन है और नाम उसका पार्ट्स पर मिलियन। जब आप किसी चीज को बिलियन में से देख रही होती हैं, कोई चीज का हिस्सा 1 बिलियन में से, तो वो पीपीबी कहलाता है। एक्सपोनेंट -9 उसकी नोटेशन है, कोफिशिएंट है, और पार्ट्स पर बिलियन वो खुद कहलाता है। पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को पीपीटी से नोटेट करें और एक्सपोनेंट -12 कोफिशिएंट उसका हो तो वो पार्ट्स पर ट्रिलियन कहलाता है। ओके, अब ये मैंने वो सारे के सारे यूनिट्स जो आज की क्लास में आपको कराए हैं, ये उन सब की एक समरी है, उन सब के यूनिट्स, उन सब के सिंबल्स। तो ये सब आपको इनडायरेक्टली आपको इसकी फॉर्मूलाज भी इसी यूनिट्स में से मिल जाएंगे और सिंबल आपको हेल्प करेंगे। नेम अगर मोलैरिटी है तो मोल्स पर लीटर की अगर आप बात करें तो यही इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मेलिटी मैंने आपको नहीं पढ़ा। अच्छा, मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन जो है उसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी है। अगर आप मोलैलिटी की बात करें, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम यानी कि केजी ऑफ अ सॉल्वेंट, वो आपकी मोलैलिटी है। वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब आपको मालूम है कि अगर आप सॉल्यूट टू सॉल्यूट ले रही हैं, सॉल्यूट टू सॉल्वेंट ले रही हैं, या सॉल्वेंट अगर आप लिक्विड टू लिक्विड ले रही हैं, तो ये वो सब हो गए। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन हो गया। और ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय एक्सपोनेंट 9 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो पीपीबी हो गया, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन हो गया। तो ये वो सारे यूनिट्स हैं जो हमने पढ़े, ये उन सब की सिंबल मौजूद है, उन सब के यूनिट्स, उन सब के नेम। इन सब के यूनिट्स में ही इनके पूरे इनके फॉर्मूलाज मौजूद हैं, अगर आप इनको जरा गौर करें। यही इनके यूनिट्स हैं, यही इनके फॉर्मूलाज हैं। क्योंकि आपके जो पीपीएम या परसेंटेज की बात करें, ये तो डायमेंशन लेस है, इनके यूनिट्स एसएच नहीं होते। लेकिन हाँ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब की यूनिट्स मौजूद हैं। ये सब इसके फॉर्मूलाज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं।